प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में भारत के राष्ट्रपति के बारे में प्रोविजंस जो दिए गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। आज इस सेशन में भारत के जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो बातें होंगी उस चीज को हम जानेंगे। तो भारत के प्रेसिडेंट का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया दोस्तों? तो भाग 5 जो है उसमें भारत सरकार संघ सरकार से रिलेटेड जो है वो प्रोविजंस किया गया है। जैसे राष्ट्रपति का प्रावधान, उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, संघ की जो कार्यपालिकी शक्ति है, का जो वास्तविक प्रधान कौन है, नाम मात्र का प्रधान कौन है, उसके बाद जो संसद की जो विधायी प्रक्रिया है, तो ये सब चीजों के साथ ही जो उच्चतम न्यायालय के जो प्रोविजंस है, तो सब चीजें जो भारत जो संघ सरकार है, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत को विभिन्न क्षेत्रों में, राज्यों में, प्रदेशों में विभाजित किया गया है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों की आकांक्षा, अभिलाषा को, विकास के अवसर को निरंतर बने रहे, सामंजस्य के साथ, एक सांस्कृतिक संतुलन के साथ जो है भारत में जो विविधता में एकता है, उन सब चीजों के मध्य जो एक सामंजस्य बना रहे, उसको ध्यान में रखते हुए भारत में जो है संघ की संकल्पना को अपनाया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें बेसिक था। ठीक है, यहाँ से आज हमारा जो बातें हैं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का क्या है? एक राष्ट्रपति होगा। तो ये सब चीजें हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 52 में क्या प्रोविजंस किया गया? एक प्रेसिडेंट होगा। संघ सरकार का जो भारत सरकार है उनका क्या एक प्रेसिडेंट होगा। तो ये जो है किस भाग में उल्लेख किया गया? पहले नंबर ये तो पता होना चाहिए आपको। तो जो भाग 5 है, जो पार्ट 5 है, उसमें क्या है? संघ सरकार का क्या है? उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैग, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट के जो लेजिस्लेचर फॉर्म है, पार्लियामेंट की जो विधायी प्रक्रिया है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय और भी जो अन्य शासन प्रशासन के जो हायर अथॉरिटी के जो प्रोविजंस है, वे चीजें जो केंद्र सरकार, भारत सरकार के अंतर्गत आती हैं, उन सब का उल्लेख भाग 5 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बारे में जो दिए गए प्रोविजंस हैं। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, एक क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा। भारत का एक प्रेसिडेंट, भारत का क्या होगा? एक प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा। तो जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का क्या है? प्रथम नागरिक होता है। भारत का क्या है? ये प्रथम नागरिक होते हैं। भारत के जो होते हैं ये प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। और जो कार्यपालिका शक्ति होता है वो क्या होता है? राष्ट्रपति में क्या होता है? निहित होता है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में क्या होता है? निहित होता है, क्योंकि भारत क्या है? एक संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ये चीज आपको हमने बताया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या है? भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। राज्यों को जो है संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यहाँ जो संघ बना है वहां पर संघ के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों? यूनियन। क्या उपयोग किया गया? यूनियन शब्द का उपयोग किया गया। तो यहाँ पर जो संघ बना है वह राज्यों के बीच कोई आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से राज्यों को जो है विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। ये चीज आपको है। राज्यों को जो है, केंद्र शासित क्षेत्रों को जो है संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संघ से वो अलग नहीं हो सकते, क्योंकि भारत क्या एक अखंड इकाई है। भारत एक अखंड इकाई है। भारतीय जो संपूर्ण भूभाग है वह क्या है? एक अखंड इकाई है। और यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से, विकास के अवसरों को ध्यान में रखते हुए, और जो है प्रशासनिक और वित्तीय जो आर्थिक व्यवस्था है, जो सांस्कृतिक सामंजस्य, सामाजिक जो व्यवस्था है, सही ढंग से संचालित रहे, और लोगों की जो आकांक्षा है और जो अवसर है, उनके विकास के, वो सब चीजें सही ढंग से कार्यान्वित हो सके। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय शासन प्रशासन को जो है संघात्मक ढांचे में रखा गया है। और ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर आपको संघ के बारे में बेसिक आइडिया, ये सब चीजें होनी चाहिए। अब उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट होगा। ये चीजें अगर प्रेसिडेंट का उल्लेख कहाँ मिलता है फर्स्ट टाइम? तो अनुच्छेद 52 में होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति,
संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगा? राष्ट्रपति में निहित होगा। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होगा? राष्ट्रपति में निहित होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या है? राष्ट्रपति में निहित होगा। जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है, जो यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, भारत सरकार या केंद्र सरकार या संघ सरकार, आप ये चीजें समझ लीजिए। यूनियन, क्योंकि भारत सरकार के लिए क्या उपयोग किया गया है? यूनियन। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, भारत क्या है? राज्यों का क्या है? संघ है। यहाँ पर जो है केंद्र शासित प्रदेश, राज्य मिलकर जो है एक संघ का क्या है? निर्माण करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए है। और संघ में जो है राज्यों को संघ से क्या अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो राज्यों का जो मिलाकर संघ का निर्माण हुआ है वे कोई आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहां पर फेडरल शब्द है, वहां पर क्या है? फेडरल शब्द का उपयोग किया गया। राज्यों के बीच क्या हो? समझौते का परिणाम। वहां पर जो अमेरिकी संघ बना है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो बना है, यूएसए जो बना है, वह क्या है? एक आपसी समझौते का परिणाम है। और कुछ जो मामले हैं जैसे विदेश, रक्षा, संचार, ये सब जैसे मामले हैं वे एक केंद्र को दे दिया गया है। वहां पर अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें दोस्तों तो वहां पर देखेंगे हम दो संविधान है, एक राज्य का अपना संविधान है और संघ का अपना एक संविधान है। वहां पर दोहरी नागरिकता पाई जाती है, राज्य की अपनी नागरिकता है, फिर उसके बाद संघ की, केंद्र की जो अपनी नागरिकता है। तो ये सब चीजें यूएसए में जो फेडरल शब्द का उपयोग किया गया संघ के लिए। ठीक है, और भारत का जो संघ की प्रणाली है वह कनाडा के संविधान पर आधारित है। कनाडा में भारतीय संघ क्या है? भारतीय संघ जो एक सशक्त केंद्र के साथ, एक सशक्त संघ के साथ एक सशक्त केंद्र है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो सशक्त केंद्र के साथ ये है, यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली है। राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, स्पष्ट विभाजन। यहाँ पर क्या है? एक लिखित संविधान है। यहाँ पर स्वतंत्र और उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है, निष्पक्ष न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ये सब चीजें हैं। तो भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है वह सशक्त केंद्र के साथ है। केंद्र को जो है कई मामलों में अधिक शक्तियां दी गई हैं, जिससे कि जो भारत की एकता, अखंडता है वह अछूत बनी रहे हैं। वे उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत में जो यूनियन शब्द का उपयोग किया गया और भारतीय जो संघ व्यवस्था है वह अपनी परिस्थितियों के अनुकूल है। ये सब चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो इसलिए, क्योंकि देखिए दोस्तों आपको संघ शब्दों का उल्लेख आ रहा है, इसलिए आपको संघ के बारे में डिटेल मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो संघ जो है वह क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? इंडिया, दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पर जो संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है वह एक सशक्त केंद्र के साथ है। यहाँ पर जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वह केंद्र की तरफ अधिक झुका हुआ है। क्या है? जो संघ की तरफ। संघ क्या है? अधिक शक्तिशाली है केंद्र की तुलना में। ठीक है, संघ जो है अधिक शक्तिशाली है किसकी तुलना में? राज्यों की तुलना में। संघ अधिक शक्तिशाली है राज्य की तुलना में। ये चीजें आपको राज्यों की तुलना में क्या संघ अधिक शक्तिशाली है। यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ को, केंद्र सरकार को या भारत सरकार को अधिक शक्तियां दी गई है संविधान के द्वारा, जिससे कि जो भारत की एकता, अखंडता है वह हमेशा अछूत रहे। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज है दोस्तों, तो जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का, वह किसमें निहित होगा? वह प्रेसिडेंट में निहित होगा। ठीक है, ये चीजें। और वास्तविक शक्तियों का उपयोग, जो रियल पावर का उपयोग किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद होगा उसके द्वारा जो है किया जाता है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए, संघ के रक्षा बलों का जो सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति में निहित होगा। जो भारतीय सेना है, जो भारत के सशस्त्र बल है, उनका जो सर्वोच्च कमांडर कौन है? वह प्रेसिडेंट है। देखिए यहाँ पर सुप्रीम जो कमांड है ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन, तो यूनियन का जो डिफेंस फोर्स है, यूनियन का जो सशस्त्र बल है, ठीक है, संघ का, भारत सरकार का जो सशस्त्र बल है, उसके जो सुप्रीम कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। हमारे प्रेसिडेंट क्या है? सशस्त्र बल जो हमारी सेना है, भारतीय सेना के जो सुप्रीम कमांडर कौन है? वह राष्ट्रपति हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 53 से हमको दो चीजें क्लियर हो जाता है कि जो संघ है, जो भारत की जो संघ की संकल्पना है, उसमें संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी, जो एग्जीक्यूटिव पावर होगा, वह किसमें निहित होगा? प्रेसिडेंट में निहित होगा। ठीक है, अब इस कार्यपालिका शक्ति का उपयोग किस तरीके से करेंगे? तो वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करते हैं। तो वह जो है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो उन सब चीजों को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये चीजें तरह आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग वह कैसे व्यवहारिक रूप से कार्य करते हैं प्रेसिडेंट, तो वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करते हैं और उस मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 53 में दो बातें कही गई है।
पहली बात यह है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वह क्या है, राष्ट्रपति में निहित होगी, प्रेसिडेंट में क्या है, निहित है। फिर संघ के जो रक्षा बल है, जो डिफेंस फोर्सेस की जो सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में क्या होगा, निहित होगा। ये चीजें हमने यहाँ पर लिखा है दोस्तों। सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन, फिर उसको द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वह किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। और उसको डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन का सुप्रीम कमांड किसके पास है, वह प्रेसिडेंट के पास है। तो ये चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये चीजें हो गया आपको क्लियर। अनुच्छेद 53 से और अनुच्छेद 54 आपको दो बातें बताता है। पहली बात यह है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और दूसरा बात क्या है, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति में क्या है, निहित होगा। ये चीज क्लियर हो गई दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, वो चीजें यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो जो प्रेसिडेंट है, पहले तो हमको पता चला कि एक भारत के क्या होंगे, एक राष्ट्रपति होंगे। फिर उसके बाद अनुच्छेद 52 से हमको पता चला कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 से हमको पता चला कि जो संघ है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति, जो इंडियन यूनियन भारतीय जो संघ है उसकी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो भारतीय संघ, जो भारत सरकार का जो सशस्त्र बल है, जो सेना की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति में जो सर्वोच्च सुप्रीम कमांड स्थित होगा। ये चीज आपको क्लियर हो गया। फिर अनुच्छेद 54 से उस प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं उनका इलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से किया जाएगा दोस्तों। देखिए, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो ऐसे निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा जिसमें, तो एक निर्वाचन मंडल होते हैं, एक इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं। ठीक है, एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा जो है किया जाता है। उसमें निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। देखिए क्या है, पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब संसद में आप जानते हैं एक लोकसभा है और क्या, राज्यसभा। संसद में कितने सदन है दोस्तों, तो संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक क्या है, राज्यसभा। लोकसभा हो गया और एक क्या हो गया दोस्तों, राज्यसभा हो गया। हाउस ऑफ द पीपुल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, लोकसभा जो होता है यह भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनकर आते हैं, और राज्यसभा में जो होते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है, ये कहां से आते हैं, ये जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा क्या, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो है विधानसभा, जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके सदस्यों के द्वारा क्या है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, मतलब वहां से जो उनके द्वारा प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। तो ये भारत की जनता के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको चुना जाता है। राज्यसभा के जो सदस्य कहाँ से आते हैं, वे विधानसभा के, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो चुनकर राज्यसभा में क्या है, प्रतिनिधि भेजा जाता है। इसलिए कहा जाता है राज्यसभा क्या होता है, राज्यों का प्रतिनिधि है, क्योंकि राज्य की जो विधानसभाओं के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो निर्वाचित राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुनकर के किसको भेजा जाता है, प्रतिनिधियों को राज्यसभा में भेजा जाता है। और लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव किस तरीके से होता है, वह वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के लोग, भारत की जनता के द्वारा किया जाता है, जिनकी आयु जो 18 वर्ष या उससे ऊपर की होती है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ऐसे निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के क्या है, निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निर्वाचित शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सदन में तो मनोनीत सदस्य भी तो होते हैं, नॉमिनेट मेंबर भी तो होते हैं, लेकिन वे इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये आपको बारीकी ध्यान देना है। ठीक है, देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नाम निर्देशन किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से जो संबंधित व्यक्ति होते हैं उनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है। तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए है। तो संसद के दोनों सदनों के क्या है, निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य है, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, वे क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। फिर अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जो राज्य की विधानसभा की जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो विधानसभा में जो विधायक हैं, ये चीजें वहां पर जो है लेजिस्लेटिव जो असेंबली है,
तो एमएलए जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लोग यहाँ पर विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको क्या विधायक कहते हैं। वो जो होते हैं और ऐसे विधायक जो निर्वाचित हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वे क्या होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। यहाँ पर ठीक साथ में आपको ध्यान देना, दो जो संघ शासित क्षेत्र हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। एक दिल्ली और एक क्या है, पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या भाग लेते हैं। ये चीजें क्लियर हो गया। तो संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य है, मतलब लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या है, और उसके बाद राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वे क्या है, वो भाग लेते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया आपका। राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यों की विधानसभाओं की जो निर्वाचित सदस्य वे चीजें हो गया। उसके बाद आपके पास जो दिल्ली पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वे भाग लेते हैं। तो आप समझ लेंगे राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब जो आज वर्तमान में अगर हम बात करें अक्टूबर 2024 की स्थिति में, तो भारत में 28 क्या है, राज्य हैं। तो जो 28 राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वे पार्टिसिपेशन करेंगे, और जो दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र के जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं। तो ये चीजें आपको दोस्तों एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये जो निर्वाचक गण है यही निर्वाचन मंडल है। ठीक है, क्या है, यही निर्वाचन मंडल है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या है, राष्ट्रपति की क्या है, निर्वाचन मंडल होते हैं, और इन्हीं के द्वारा क्या है, प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। ये चीजें क्लियर हो गई दोस्तों आपको। अनुच्छेद 54 से हमको ये चीजें पता चलता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में कहा गया है, किस बातों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 55 में, तो निर्वाचन किस तरीके का होगा, निर्वाचन की रीति मतलब मैनर क्या होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के क्या तरीके होंगे, किस तरीके से उनका किया जाए। एक तो हम लोगों ने पीछे देख लिया, पीछे वाले स्लाइड में क्या देखा कि निर्वाचक मंडल कौन होंगे, आपने पहले देख लिया निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन होंगे ये चीजें आपने देख लिया। तो निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वे होंगे, और फिर राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वे, और जो दो संघ शासित क्षेत्र है दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वे जो होते हैं वे निर्वाचन मंडल में क्या है, शामिल हैं। अब उनके द्वारा किस रीति से क्या है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा वो चीजें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल के सदस्यों के मत का मूल्य अलग अलग होता है। तो पहले जो निर्वाचक मंडल होते हैं, पहले निर्वाचन मंडल बना लिया जाता है, फिर उसके बाद उनके जो मत है, उनके जो वोट का क्या वैल्यू है, ठीक है, उनके वोट का वैल्यू क्या है, उनका वोट के वैल्यू को क्या है कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, वो एक फार्मूला है, वो चीजें आपको दिए हुए। तो जो संसद सदस्य के मत का मूल्य क्या होगा, उसके बाद जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य उनके मत का वैल्यू क्या होगा, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर वही चीजें है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ जो प्रेसिडेंट, तो उसमें दोस्तों पहला पॉइंट यही है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल के सदस्यों के मत का मूल्य क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, ये चीजें आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है, इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि निर्वाचन मंडल में क्या कौन कौन शामिल है, एक तो आपके संसद के जो दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य शामिल है, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य शामिल है, और उसके बाद क्या राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए, और जो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी है उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल है। तो उनके जो मत का मूल्य क्या है वह अलग अलग होता है, ये कहने का तात्पर्य है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कैसे हम निकालते हैं विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालते हैं। तो विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, जो मेंबर हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर है उनका हम कैसे वोट का वैल्यू निकालते हैं। तो फार्मूला दोस्तों मालूम होना चाहिए, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो जब उस राज्य की जो कुल जनसंख्या जितनी जनसंख्या है उसको डिवाइड कर देंगे राज्य में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से, फिर जो आएगा परिणाम उसको हम क्या करते हैं 1000 से फिर क्या करते हैं भाग दे देते हैं, फिर जो मान आता है वह उस राज्य की जो विधानसभा के सदस्य का क्या मत मूल्य आ जाता है।
ठीक है। ऐसे मान लिया अगर हमको यूपी उत्तर प्रदेश का अगर निकालना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के, अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा का हमको मत मूल्य निकालना, उत्तर प्रदेश विधानसभा का, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य का अगर हमको मत मूल्य निकालना है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य, सदस्य का मत मूल्य, तो ये कैसे निकलेगा दोस्तों मत मूल्य? तो यहाँ पर जो है कैसे निकालेंगे इसको, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, तो यहाँ पर जो उत्तर यूपी की जो जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, अब उस उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को किससे डिवाइड कर देंगे, उस राज्य के विधानसभा में कितने जो निर्वाचित सदस्य हैं, तो उस यूपी में उत्तर प्रदेश विधानसभा, उत्तर प्रदेश क्या है विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। तो अगर आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसको डिवाइड करेंगे किससे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं, फिर जो आएगा परिणाम उसको फिर हम क्या करेंगे 1000 से क्या करेंगे हम भाग दे देंगे, ठीक है, 1000 से क्या करेंगे हम चीजें भाग देंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, साइड में देखिए, मान लीजिए हमको अगर निकालना है किसी भी राज्य से निकालना है, मान लो बिहार का ही निकालना है, बिहार की विधानसभा का मत मूल्य, बिहार की विधानसभा सदस्य का क्या निकालना है, मत मूल्य निकालना है, ठीक है। तो अब मत मूल्य कैसे निकलेगा, तो अब बिहार राज्य की जो जनसंख्या है, बिहार राज्य की जो कुल जनसंख्या उसको लिख लेंगे ऊपर, बिहार राज्य की कुल जनसंख्या, बिहार राज्य की क्या है कुल जनसंख्या, अब बिहार राज्य की जो कुल जनसंख्या में बिहार विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं भाग कर देते हैं। अब फिर जो आता है उसको फिर हम किससे 1/1000 से यहाँ से इस तरीके से गुणा करके आप निकाल देते हैं, ठीक है। जो परिणाम आएगा बिहार राज्य की जो कुल जनसंख्या को भाग कर देंगे बिहार विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, और फिर जो परिणाम आएगा फिर उसको क्या करते हैं 1000 से भाग कर देते हैं। ये चीजें आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही फार्मूला लिखा गया दोस्तों, विधानसभा के सदस्य का मत का मूल्य किस तरीके से निकाला जाता है, तो यहाँ पर राज्य की जो कुल जनसंख्या मान उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या घटे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000 कर दीजिए, ठीक है। ऐसे मान लीजिए बिहार विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य निकालना है, तो बिहार की कुल जनसंख्या बटे बिहार में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000। तो अब यहाँ से आपने देख लिए दोस्तों कि जो प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य क्या होगा अलग अलग है। यहाँ से आप क्या समझ गए दोस्तों, अगर यहाँ से हम आपको बताए तो आप क्या समझ गए हैं, यहाँ से एक चीज आप ये समझ गए कि जो प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा का मत मूल्य क्या होगा अलग अलग आएगा, मतलब प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य अलग अलग होगा, क्या होगा दोस्तों अलग अलग क्या है होगा। ये चीज आप समझ गए कि मतलब विधानसभा के मत का मूल्य क्या है, प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा के सदस्य का जो मत मूल्य है वो क्या होगा अलग अलग होगा, क्योंकि मान लीजिए उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है लिख रहे हैं, फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000 गुणे क्या 1/1000 करेंगे। तो यहाँ से जो चीजें आप निकालेंगे तो कैलकुलेशन अलग आएगा। ऐसे आप बिहार के बारे में मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया है, किसी भी राज्य का निकालेंगे तो ये चीजें आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा के सदस्य का क्या मत मूल्य क्या होता है अलग अलग होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हम ये चीज आप यहाँ पर देख लेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, जैसे संसद सदस्य के मत का मूल्य किस तरीके से निकालेंगे, जो संसद सदस्य के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे, वहां पर दिया हुआ दोस्तों, सभी राज्यों के सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। तो संसद सदस्य के मत का मूल्य अगर हमको निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, जो सभी राज्यों को, मतलब उत्तर प्रदेश का आपने अलग निकाल लिया, बिहार का, झारखंड का, जो अलग अलग जितने भी हैं राज्य का आपने अलग अलग क्या है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य आप कैसे निकाल लिया, और निकालना कैसे है, फार्मूला आपको बता दिए कि उस राज्य की जो कुल जनसंख्या को ऊपर रखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से, जो परिणाम आएगा डिवाइड करने पे, फिर उसमें क्या करते हैं 1000 से क्या करते हैं भाग दे देते हैं। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब वहां पर जो संसद सदस्य के मत का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का जो मत मूल्य आया है उनको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, सभी राज्यों के सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत का कुल मूल्य, जो सभी राज्यों का निकला है, और उसके बाद साथ ही जो दिल्ली और पुडुचेरी है, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी भी क्या है संघ शासित क्षेत्र, उनको भी क्या है राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है निर्वाचन मंडल में क्या है शामिल किया गया। ये चीज आपको ध्यान में रखना, जो भारत के राज्य है वो तो है ही, साथ ही जो दिल्ली और पुडुचेरी है उनकी विधानसभाओं के भी सदस्यों के जो निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य क्या है जोड़ा जाएगा साथ में, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर सभी राज्य, और यहाँ पर प्लस आप लिख लीजिए दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत के मूल्य को क्या है जोड़ा जाएगा। सभी राज्यों का और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मूल्य को किससे भाग दे देंगे हम, फिर संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा संसद सदस्य के क्या है मत का मूल्य आ जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों क्या आप समझ गए, यहाँ से ये समझ गए आप कि संसद सदस्य के जो मत का मूल्य क्या होता है प्रत्येक का क्या होता है समान होता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए संसद के प्रत्येक निर्वाचित संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य क्या होता है, मत मूल्य समान होता है। एक फैक्ट आपको मालूम होनी चाहिए, और फैक्ट वहीं से कैलकुलेशन से ही आता है दोस्तों, ठीक है। जो संसद सदस्य का मतलब जो सांसद है, सीधी सी बात है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, जो एमपी है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सांसद है, ठीक है। तो जो सांसद है कैसे सांसद, निर्वाचित सांसद, ठीक है, मामूली सांसद नहीं, निर्वाचित जो सांसद है उनका जो मत मूल्य क्या होता है, निर्वाचित जो सांसद है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सांसद है, निर्वाचित जो सांसद है, उनका जो मत का मूल्य क्या होता है समान होता है। तो सांसद की प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों का क्या मत मूल्य क्या होता है समान होता है। समान क्यों होता है, क्योंकि आप देखिए फार्मूला है यहाँ पर संसद सदस्य के मत का मूल्य का क्या फार्मूला है, बराबर सभी राज्यों के सभी विधानसभाओं प्लस यहाँ दिल्ली और पुडुचेरी भी जोड़ लीजिए के निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मूल्य को भाग किससे करेंगे हम, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से। ये चीजें हो गई। अब यहाँ से आप अगली स्लाइड से आपने ये क्या देखा है यहाँ पर कि जो प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य का क्या मत मूल्य क्या होता है अलग अलग होता है। तो जो बिहार के विधायक होंगे उनका मत मूल्य अलग होगा, उत्तर प्रदेश के जो विधायक होंगे उनका मत मूल्य अलग होगा, झारखंड के जो विधायक के निर्वाचित विधायक होंगे उनका क्या मत मूल्य अलग होगा। ये चीजें हैं कहने का तात्पर्य यहाँ पर देखिए प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्य का क्या होता है मत मूल्य क्या होता है अलग अलग होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो निर्वाचित विधायक है उनका मत मूल्य अलग होगा, बिहार के निर्वाचित विधायक का मत मूल्य अलग होगा, है। तो इस तरीके से आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग। तो ये हम लोग देख रहे थे अनुच्छेद जो 55 है उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस तरीके से होता है। तो पहले तो जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, उनका मत मूल्य निकाला जाता है। मत मूल्य निकालने का ही फार्मूला है। फिर उसके बाद ये चीजें आपको यहाँ पर समझाई गए थे। और फिर संसद जो सदस्य हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं,
उनका मत मूल्य निकलता है। संसद सदस्य के मत मूल्य का फार्मूला ये है। और आपको ये चीजें ध्यान रखना, संसद के जो प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों का क्या मत मूल्य समान होता है, लेकिन प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का जो मत मूल्य होता है वह क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्य का जो मत मूल्य होता है वह अलग अलग होगा। ये चीजें आप समझ लीजिए। ये चीज आप लोगों ने देख लिया। अब फिर देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को एक निर्वाचन कोटा चाहिए। अब तो हमने पहले संसद के जो मत मूल्य और विधानसभा का जो मत मूल्य होता है वो सब चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के पद के लिए मतलब उम्मीदवारी कर रहा है तो वो उसके निर्वाचित होने के लिए क्या निर्वाचन कोटा चाहिए, तो निर्वाचन कोटा प्राप्त करना होता है। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को एक निर्वाचन कोटा प्राप्त करना होता है। उसमें निर्वाचन कोटा का फार्मूला क्या है, चुनाव में डाले गए वैध मतों का कुल मूल्य, तो जो संसद सदस्य का जो मत मूल्य है प्लस जो राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का जो मत मूल्य है उनको जोड़ दिया जाता है। फिर बटे क्या 2 से भाग करने पे उसके बाद प्लस 1 जोड़ दिया जाता है। फिर जो आता है कोटा निर्धारित हो जाता है। क्या होता है, कोटा। यही क्या है, कोटा है। तो निर्वाचन कोटा चुनाव में डाले गए वैध मतों का कुल, ठीक है। वैध मत का मतलब मान लीजिए कोई वोट खराब ना हो, कभी खराब हो जाता है तो उसको इनवैलिड मतलब उसको वैध मतों के अंतर्गत नहीं लिया जाता, अवैध वोट कर दिया जाता है, ठीक है। तो चुनाव में डाले गए जो वैध मतों का कुल मूल्य जितना है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर प्लस 1 जोड़ने से हमको फिर क्या निकल जाएगा, निर्वाचन कोटा निकल जाएगा। और जो निर्वाचन कोटा को जो उम्मीदवार प्राप्त कर लेंगे वो क्या है, प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाएंगे। और इसमें चुनाव की जो रीति है वो किस तरीके से अपनाई जाती है ये चीजें आपको बता रहे हैं। देखिए चुनाव जो है यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि किस तरीके का अपनाया जाता है। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, अनुपातिक, ये शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा, मतलब जो जो निर्वाचक मंडल होते हैं, निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं, जितने उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवारी के लिए उठे हुए हैं उनको क्या एक वरीयता क्रम देना रहता है, एक प्रेफरेंस देना रहता है, ठीक है। और सभी क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, जितने मान लीजिए किसी पद के लिए अगर 4 उम्मीदवार उठे हुए, मान लीजिए A B C और D है, राष्ट्रपति का एक पद है और उस एक पद के लिए कितने उम्मीदवार उठे हुए हैं, राष्ट्रपति का मान लीजिए कोई एक पद है, राष्ट्रपति भारत के एक ही होते हैं, भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ये चीज क्लियर है। अब एक पद है, राष्ट्रपति का कितना पद है, एक पद है। अब इस एक पद को भरने के लिए मान लीजिए 4 उम्मीदवार उठे हैं, कितने उम्मीदवार उठे हैं, मान लीजिए 4 उम्मीदवार है। अब यहाँ पर मान लीजिए 4 उम्मीदवार क्या है, चुनाव में उठे हैं। अब 4 उम्मीदवार में से कोई एक ही जीतेगा, और कौन जीतेगा, जो कोटा प्राप्त कर लेगा। कौन कोटा, यहाँ पर देखिए आपको बताए हैं, जो निर्वाचन कोटा प्राप्त कर लेगा वो क्या है, प्रेसिडेंट निर्वाचित हो जाएगा। तो जो उम्मीदवार निर्वाचन कोटा प्राप्त करेगा वह क्या है, प्रेसिडेंट बनेगा। निर्वाचन कोटा जो प्राप्त कर लेगा वह क्या है, राष्ट्रपति बन जाएगा। तो राष्ट्रपति का एक पद है और मान लीजिए 4 अगर उम्मीदवार उठे हैं तो वही उम्मीदवार प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनेगा जो निर्वाचन कोटा प्राप्त कर लेगा। अब निर्वाचन कोटा प्राप्त करेगा तभी होगा। अब इसके लिए मान लीजिए 1 चक्र की गणना होती है, 2 चक्र की गणना होती है, इस तरीके का होता है। अब मान लीजिए उम्मीदवार, अब यहाँ पर मान लीजिए जो निर्वाचन मंडल है, कौन है, निर्वाचन मंडल, मान लीजिए जो निर्वाचन मंडल है, ठीक है, क्या है, जो निर्वाचन मंडल है। अब निर्वाचन मंडल में मान लीजिए जितने भी सदस्य हैं, अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाएंगे बाद में। अब निर्वाचन मंडल के द्वारा क्या किया जाएगा, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लीजिए कोई एक वोटर 1 है, और वोटर 1 के द्वारा क्या किया जाएगा, मान लीजिए प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लीजिए इसने मान लीजिए A को 1 नंबर दिया है, B को इसने 3 नंबर दिया है, C को 2 दिया है और D को क्या दिया, 4 दिया। तो ये वरीयता क्रम। तो जो निर्वाचन मंडल के एक सदस्य जो वोटर 1 थे, वोटर 1 के द्वारा प्रेफरेंस दिया गया, A को 1 नंबर दिया गया, मतलब इनके राय में राष्ट्रपति किसको बनाया जाना चाहिए, A को बनाया जाना चाहिए। अगर A नहीं बनते हैं तो दूसरे नंबर पे इन्होंने वरीयता दिया C, कि C उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाया जाए। अगर C भी नहीं बनते हैं तो B को तीसरे नंबर पे वरीयता दिए हैं, तो B को तीसरे नंबर पे है कि इनको जो है राष्ट्रपति बनाया जाए। तो ये वरीयता प्रेफरेंस देना पड़ता है, मतलब पसंद। पहला नंबर जो होगा इसका मतलब आप पहले नंबर जिसको दिए हैं आप उसी को क्या राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तो प्रथम चक्र की जब
मतगणना होती है, आप सुनते हैं ना राष्ट्रपति के प्रथम चक्र की मतगणना हुई है। तो जो प्रथम चक्र की मतगणना होती है तो उसमें जो प्रथम प्रेफरेंस होता है, जो पहली पसंद होता है, उसी के क्या वोटों वोटों को क्या पहले काउंट किया जाता है। अगर पहले पसंद के आधार पे कोई निर्वाचन कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसको क्या है, राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर पहले पसंद के आधार पे कोई कोटा नहीं किसी को प्राप्त होता निर्वाचन कोटा, तो फिर द्वितीय चक्र की क्या है, मतगणना शुरू होती है। तो जो द्वितीय वरीयता क्रम होता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके को चीजें देखा जाता है, उस सब चीजों को हम विस्तार में देखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा होता है, निर्वाचन मंडल का कोई दूसरा सदस्य है, वह वोट देगा। अब वोट इसी 4 उम्मीदवार है, इस 4 उम्मीदवारों में से क्या है, उनको वरीयता देना है कि आप किसको राष्ट्रपति चुनना चाहते हैं। तो मान लीजिए किसी ने बी को कहा कि अच्छा राष्ट्रपति बी को हम चाहते हैं, बनाइए आप बी को। मान लीजिए इसको 2 नंबर पे रख दिया, इसको 3 नंबर पे रख दिया, इसको क्या है 4 नंबर पे रख दिया। अब ये जो वोटर 2 है, जो निर्वाचन मंडल का जो सदस्य है वोटर 2, वो क्या कह रहा है, वो राष्ट्रपति किसको बनाना चाह रहा है, बी को। इसलिए इसने बी को प्रथम वरीयता दिया है, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। पहली पसंद क्या है, ये चीज है। फिर दूसरा पसंद दिया है ए को, अगर बी नहीं बनता तो ए बन जाए। फिर तीसरा पसंद इन्होंने किसको दिया है, डी को दिया है। और फिर लास्ट में किसी को चौथा पसंद इन्होंने दिया। तो ये है कि जो निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, जितने भी उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए उठे रहते हैं उम्मीदवारी के लिए, उनको क्या है, वरीयता क्रम दिया जाता है। और जो पहले चक्र की जो मतगणना होती है, उसमें जो पहला वरीयता क्रम होता है, जो पहला पसंद होता है, उसी को क्या है, काउंटिंग किया जाता है। जैसे मान पहला पसंद यहाँ पर है, पहला पसंद यहाँ पर है, ऐसे ऐसे मान लीजिए कोई और है यहाँ पर, कोई वोट दिया पहला पसंद, कोई यहाँ पर और दिया है, मान लीजिए किसी एक को यहाँ पहला पसंद दिया है, फिर कहीं यहाँ कोई और दिया पहला पसंद दिया, पहले यहाँ कोई और दिया है। तो जो पहली वरीयता होती है उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर वो निर्वाचन कोटा में पहली बार में ही आ जाते हैं तो उनको क्या प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाता है। नहीं आते हैं तो द्वितीय चक्र की क्या है, मतगणना शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, इसको बाद में हम देखेंगे डिटेल, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, है। यहाँ पर देखिए, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होगा। और ऐसे निर्वाचन में मतदान क्या होगा, गुप्त मतदान होगा। ठीक है, गुप्त मतदान होता है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए वही चीजें यहाँ पर जो अभी आपको ये बता रहे थे, थोड़ा सा बेसिक एक जो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक मान लीजिए राष्ट्रपति का एक पद है और उस पद के लिए अगर 4 उम्मीदवार उठे हुए हैं, तो और यहाँ निर्वाचन मंडल के सदस्य हैं, तो उनके द्वारा जो उम्मीदवार उठे हैं क्या वरीयता क्रम दिया जाता है। हम 1 नंबर पे, अच्छा पहला पसंद हमारा ये है राष्ट्रपति के, दूसरा पसंद ये है, तीसरा ये है, ऐसे। और बाद में जो पहले पसंद वाले को क्या है, काउंट किया जाता है। अगर वही निर्वाचन कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसको राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। और अगर कोई निर्वाचन कोटा नहीं प्राप्त कर पाता है तो क्या द्वितीय चक्र की क्या मतगणना शुरू होती है। तो वो सब चीजें है, थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, तो उस तरीके का मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये समझने के लिए हाँ मेंस में आ सकता है कि किस तरीके का उसको लिखने के लिए ये चीजें हैं। तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए वही चीज आपको यहाँ पर बेसिक थोड़ा सा समझाने की कोशिश किए हैं। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल की जो प्रत्येक सदस्य को 1 वोट डालने का क्या होता है, अधिकार होता है। कितना वोट डालने का अधिकार होता है, 1 वोट। देखिए प्रत्येक सदस्य को क्या है, 1 वोट डालने का क्या है, अधिकार होता है। तो जो निर्वाचन मंडल के जितने सदस्य होंगे उसमें प्रत्येक को क्या 1 वोट डालने का अधिकार होता है। ठीक है, 1 वोट डालेंगे, 1 वोट क्या हम लोग डालते हैं। अब लेकिन 1 वोट जो होता है, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए वोट में, इस वोट में मान लीजिए उम्मीदवार अगर उठे ए बी सी और डी, ठीक है, अगर 4 उम्मीदवार मान लिया राष्ट्रपति पद के लिए उठे हैं तो इनको क्या है, वरीयता देना पड़ता है। मान लीजिए उस एक प्रत्येक सदस्य का 1 वोट है, उस वोट में क्या करते हैं वो लोग, वरीयता दे देते हैं कि अच्छा 2 नंबर पे ये रहेंगे, 1 नंबर पे रहेंगे, 3 नंबर पे रहेंगे, 4 नंबर पे रहेंगे। तो अगर उस एक सदस्य ने जो वोट दिया है, इसका कहने का तात्पर्य है कि हम बी को पहला पसंद रखते हैं, बी को पहला मतलब राष्ट्रपति बनाना चाह रहे हैं। अगर जितने लोग भी वोट डालेंगे, अगर 1 नंबर जो पहला पसंद बी पे ज्यादा आ जाएगा, बी के जो पहले पसंद को चाहने वाले ज्यादा लोग आ जाएंगे वोट में, तो वो क्या है, अगर निर्वाचन कोटा उनके द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तब बी क्या है, राष्ट्रपति बन जाएगा। उसी द्वितीय चक्र की मतगणना होगी। इस तरीके की प्रक्रिया अपनाया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल की प्रत्येक सदस्य को
एक वोट डालने का क्या अधिकार होता है, ये चीज क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, लेकिन वह विभिन्न उम्मीदवारों में अपनी पसंद के अनुसार वरीयता का क्रम इंगित करता है। क्या है, विभिन्न उम्मीदवारों में अपनी पसंद के अनुसार क्या है, वरीयता का क्रम क्या है, इंगित कर सकता है। वही वरीयता का क्रम, एक वोट डाल रहा है, उस वोट पे जो वरीयता क्रम, उम्मीदवार ए बी सी डी है, उम्मीदवार का नाम लिखा हुआ है और उस उम्मीदवार को क्या है, वरीयता क्रम के आधार पे इन्होंने दे दिया। बी को 1 नंबर दिया है, 2 3, सी को 3 और डी को 4, ये चीज है। फिर अगला पॉइंट क्या है, चुनाव के बाद प्रथम चक्र की मतगणना होती है। यही चीज आपको हम समझा रहे थे, प्रथम चक्र की क्या है, मतगणना होती है। चुनाव के बाद प्रथम चक्र की मतगणना होती है, और अगर यदि कोई उम्मीदवार निर्वाचन कोटा, देखिए निर्वाचन कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। निर्वाचित घोषित कर दिया गया मतलब वो राष्ट्रपति बन गया। फिर अगला पॉइंट है, लेकिन अगर किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त न हो तो, अब देखिए अगर कोई उम्मीदवार जो निर्वाचन कोटा नहीं प्राप्त कर पाया है, निर्वाचन कोटा प्राप्त न हो तो जिस उम्मीदवार को प्राप्त मतों का मूल्य न्यूनतम होता है, मतलब जो उम्मीदवार न्यूनतम मत प्राप्त करता है, उसको क्या करते हैं, उसे चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। उसे क्या कर दिया जाता है, चुनाव प्रक्रिया से, हाँ देखिए, बाहर कर दिया जाता है। उसे प्राप्त मत द्वितीय वरीयता के अनुसार, जो सेकंड प्रेफरेंस है, द्वितीय वरीयता के अनुसार अन्य उम्मीदवारों को जो है हस्तांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ए बी सी डी 4 उम्मीदवार थे। अब इस उम्मीदवार में जो उम्मीदवार सबसे कम मत पाएगा उसको अगले चक्र में क्या है, बाहर कर दिया जाएगा, और उसकी जो वोट है, जो सेकंड वरीयता क्रम वाले वोट हैं, उसको जो है, जो अन्य जो 3 बचे हुए उम्मीदवार हैं उनमें क्या है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसीलिए कहा गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एकल संक्रमणी मत, एक ही वोट क्या करता है, ट्रांसफर करता है। एक ही वोट क्या है, अलग अलग उम्मीदवारों में क्या है, ट्रांसफर होता रहता है। क्योंकि मान लीजिए निर्वाचन कोटा पहले मतगणना में प्राप्त हो जा रहा है तो ठीक है, द्वितीय चक्र की जो मतगणना होगी उसमें जो न्यूनतम मत प्राप्त करता है उम्मीदवार होगा उसको चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। उसके वोट को जो है सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर अन्य जो उम्मीदवार है उसमें क्या है, ट्रांसफर कर दिया जाए। तो वही चीज है दोस्तों, इसलिए कहा गया एकल संक्रमणी मत, एक ही वोट क्या होता है, अलग अलग उम्मीदवारों के बीच ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हैं। अब फिर अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त ना हो जाए। एक उम्मीदवार को क्या है, निर्वाचन कोटा प्राप्त हो, तो यहाँ पर राष्ट्रपति वही बनेगा जिसको निर्वाचन कोटा मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे अधिक मत प्राप्त करने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर निर्वाचन कोटा मिलना चाहिए। है, अभी देखिए मान लीजिए जो सांसद बनना है, विधायक बनना, उसके लिए क्या है, सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला विजयी घोषित हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे अधिक मत वाला मैटर नहीं है, यहाँ पर क्या है, कोटा की बात है। एक कोटा किस तरीके से निकलता है, वही जो संसद सदस्यों के जो मत का मूल्य है और जो विधानसभा के सदस्यों का जो मत का मूल्य है, जो विधानसभा के सदस्यों जो निर्वाचित सदस्यों का मत का मूल्य है, संसद सदस्यों के जो निर्वाचित जो है उनका जो मत का मूल्य जोड़ने पे 2 से डिवाइड कर देते हैं +1। तो ये जो कोटा, इसी के लिए कहा गया दोस्तों कोटा, कोटा बार बार बोला जा रहा है, निर्वाचन कोटा बराबर एक फार्मूला दिया हुआ है। तो जो निर्वाचन कोटा प्राप्त करेगा वही राष्ट्रपति बनेगा। जब तक निर्वाचन कोटा किसी को नहीं मिलेगा तब तक जो पहले चक्र की मतगणना, द्वितीय चक्र की मतगणना जो है चलती रहती है। अगर आपको फैक्ट बता दें तो द्वितीय चक्र की मतगणना अभी तक भारत के इतिहास में राष्ट्रपति के चुनाव में एक ही बार जरूरत पड़ी है, और वह वीवी गिरी राष्ट्रपति बनते हैं। वीवी गिरी कौन बनते हैं राष्ट्रपति, वीवी गिरी। ठीक है, जो वीवी गिरी है वे जो है राष्ट्रपति बनते हैं। तो वीवी गिरी भारत के मतलब ऐसे राष्ट्रपति हैं जो द्वितीय चक्र की मतगणना में क्या है, चुनाव जीतते हैं। इनके लिए क्या है, द्वितीय चक्र की मतगणना होती है। द्वितीय चक्र की क्या है, मतगणना होती है। द्वितीय चक्र की मतगणना, द्वितीय चक्र की मतगणना जो है, जो राष्ट्रपति वीवी गिरी बनते हैं उनके लिए द्वितीय चक्र की मतगणना होती है। क्योंकि जो प्रथम वरीयता क्रम के वोट के आधार पर निर्णय नहीं हो पाता है तब द्वितीय चक्र की मतगणना होती है, और जो सेकंड प्रेफरेंस जो वोट होता है वो उम्मीदवारों में ट्रांसफर किया जाता है। फिर उसके आधार पे जो है निर्वाचन कोटा की स्थिति देखी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज हम लोग आपको समझ में आ गया होगा, इसको फिर बाद में हम डिटेल देखेंगे। तो ये चीज आप लोगों ने समझ ली यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 56 क्या कहता है दोस्तों,
अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदअवधि की बात की गई है। तो राष्ट्रपति जो है अपने पद ग्रहण की तारीख से क्या है 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रपति की पदअवधि कितनी होती है 5 वर्ष होती है अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष। ठीक है, अपने पद ग्रहण की तारीख से अपने पद ग्रहण की तारीख से अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है दोस्तों, कितना कार्यकाल होता है 5 वर्ष का कार्यकाल, 5 वर्ष का क्या कार्यकाल होता है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। तो कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब संविधान के द्वारा कोई ऐसा बंधन नहीं लगाया गया है। तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है, कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है, कितनी भी बार राष्ट्रपति, कितनी भी बार क्या है राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है दोस्तों, कोई व्यक्ति जो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, अगर भारतीय राष्ट्रपति के इतिहास की बात करें तो अभी तक 2 बार राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही बने हैं और कोई नहीं, और सब जितनी बार एक ही बार लोग बने हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कितनी बार बने हैं, 2 बार राष्ट्रपति बने। ठीक है, ये चीज आपको फैक्ट मालूम होनी चाहिए। तो अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। तो पुनर्निर्वाचन की पात्रता, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगर देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी तक क्या है 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। फिर तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता की अगर हम बात करें तो पहला क्या यही होना चाहिए, भारत का क्या हो, नागरिक हो। अर्हता का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 58 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 58 है वहां पर क्या है, अर्हता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, उसका जिक्र है। तो पहला पॉइंट यही होना चाहिए दोस्तों कि वो भारत का क्या हो, नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। क्या दोस्तों, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु क्या हो, पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूं, 35 वर्ष की आयु क्या हो, पूरी कर चुका हूं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हूं, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हूं, चुने जाने की योग्यता रखता हूं, योग्यता रखता हूं। और क्या है, किसी अन्य लाभ के पद पर ना हो, किसी अन्य जो है लाभ के पद पर ना हो, किसी अन्य लाभ के पद पर ना हो, किसी अन्य लाभ के पद पर न हो। ठीक है, ये चीज आपको अर्हता में होनी चाहिए। ठीक है, क्या भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु क्या हो, पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और किसी अन्य लाभ के पद पर ना हो। तो ये चीज अगर कोई भी व्यक्ति योग्यता रखेगा तो राष्ट्रपति क्या है, चुना जा सकता है। फिर हम देखते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या है। तो अगर हम शर्तों की बात करें तो इसका जिक्र हमको किस अनुच्छेद में मिलता है, तो जो अनुच्छेद 59 है, क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 में क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। तो शर्तों में यही कहा गया दोस्तों, वह सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से क्या है, रिक्त कर दिया। सदन का तात्पर्य है दोस्तों, चाहे वह संसद का कोई सदन हो या राज्य विधानमंडल का कोई सदन हो। संसद की बात करें तो चाहे वह लोकसभा का बात कर रहा हूं, लोकसभा और राज्यसभा, वह किसी भी सदन का क्या सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है, राष्ट्रपति चुन लिया जाता है अपने पद ग्रहण की तारीख से, उसका पद क्या है, स्वतः वहां पर रिक्त हो जाएगा उस सदन में। ठीक है, और राज्य विधानमंडल की बात कर ले अगर हम, राज्य विधानमंडल जो सदन, चाहे वो विधानसभा हो
सभा हो या विधान परिषद हो। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। वह किसी भी सदन का क्या सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो क्या है, अपने पद ग्रहण की तारीख से क्या हो जाएगा, उस सदन में उसका क्या है, स्थान रिक्त हो जाएगा। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ लेना की बात की गई है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेने का जो प्रोविजंस किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे अनुच्छेद जो है 60, अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेने का प्रोविजन किया गया। तो शपथ किसके समक्ष लिया जाएगा, तो यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा क्या दिलवाया गया, जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा है दिलाया जाता है। ठीक है, उनके द्वारा क्या है, शपथ दिलाया जाता है। तो राष्ट्रपति अपना शपथ किसके संग लेते हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है। और ये जो है संविधान और विधि के किस रूप में शपथ लेते हैं, उसका थोड़ा सा प्रारूप देख लिए। ये लेते हैं संविधान और विधि का परिरक्षण, संविधान और विधि का, संविधान और विधि का क्या है, परिरक्षण। संविधान और विधि का क्या है, परिरक्षण, संरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। और क्या है दोस्तों, प्रतिरक्षण। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, पेपर में आ सकता है। तो जो राष्ट्रपति है जब शपथ लेते हैं उसमें उल्लेख है कि वे क्या है, संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो विधि है लॉ का परिरक्षण करेंगे, संरक्षण करेंगे और क्या है, प्रतिरक्षण करेंगे। और जो भारत की जनता की सेवा में और कल्याण में निरत रहेंगे। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में, भारत की जनता की सेवा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में, की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहेंगे। निरत का मतलब लगे रहेंगे, उसी में अपने समय को बिताएंगे। तो संविधान और विधि का क्या करेंगे, परिरक्षण करेंगे। परिरक्षण का मतलब क्या हो गया दोस्तों, उसको प्रिजर्व करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, संरक्षण प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, इसको प्रतिरक्षण डिफेंड करेंगे। तो शब्द भी आया हुआ है संविधान और विधि का, जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉ का को प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, प्रतिरक्षण डिफेंड करेंगे। और जो भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहेंगे, अपने कर्तव्यों को क्या है, निर्वहन करेंगे। तो शपथ का जो फॉर्म होता है उस प्रारूप में जो शपथ लेते हैं। और शपथ का जो उल्लेख अनुच्छेद 7 में किया गया है, अनुच्छेद जो 60 है 60 में किया गया है। और राष्ट्रपति जो है को शपथ भारत के जो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके द्वारा क्या है, दिलाया जाता है। ये चीजें क्लियर होती है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाएंगे दोस्तों, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख हमको कहाँ मिलता है दोस्तों, तो हमको मिलता है अनुच्छेद, कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ मिलता है हमको, अनुच्छेद 61 में मिलता है। और कब मतलब लगाया जाएगा, इम्पीचमेंट। देखिए प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कब लगाया जाएगा, तो यहाँ पर कहा गया दोस्तों संविधान के अतिक्रमण पे, जब संविधान का उल्लंघन करेंगे। अगर राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया, अगर संविधान का उल्लंघन किया गया, संविधान का अतिक्रमण किया गया, तो उन पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी। महाभियोग के द्वारा उनके पद से क्या है, हटा दिया जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में मिलता है। और इस पे जो है एक ही आधार है, संविधान के अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उल्लंघन करने में। जब संविधान के प्रावधानों का वो उल्लंघन करेंगे, अतिक्रमण करेंगे, तो संसद में जो है
संसद के जो दोनों सदन, संसद के किसी भी सदन में जो है यह प्रस्ताव, जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले दो शर्तें यही है कि उस प्रस्ताव पे, जिस सदन में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है, उस सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर होना चाहिए, और वह हस्ताक्षर युक्त जो प्रस्ताव है 14 दिन पहले राष्ट्रपति को उसको सूचना, मतलब उसको लिखित रूप से जो है उनके पास भेज दिया जाना चाहिए कि इस सदन में जो है आपके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। पहली कंडीशन यही है कि जिस सदन में शुरू किया जाएगा, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह लोकसभा में भी शुरू किया जा सकता है और राज्यसभा में भी शुरू किया जाता है। कहाँ शुरू किया जा सकता है? लोकसभा या राज्यसभा, तो लोग कहीं भी शुरू किया जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी जो है महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, लेकिन कंडीशन यही है कि उस सदन की, जिस सदन में यह प्रस्ताव लाया जाएगा, उस सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करके 14 दिन पूर्व, 14 दिन पहले क्या है, सूचना राष्ट्रपति को दे दिया जाएगा, उस प्रस्ताव को भेज दिया जाएगा, आपके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव इस सदन में लाया जा रहा है, ये चीजें हैं। फिर क्या है, उस सदन में जो है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उस सदन में क्या है, महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, फिर उसे पारित किया जाता है, और अगर बहुमत से, बहुमत क्या है, उस सदन की कम से कम 2/3 बहुमत से, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, दूसरे सदन में वह प्रस्ताव जाता है, और दूसरे सदन के द्वारा उन आरोपों की, जो संविधान के अतिक्रमण और उल्लंघन के आरोप लगे हैं, उनकी जांच किया जाता है। यदि दूसरे सदन के द्वारा भी यह दोष सही पाया जाता है, तब उस सदन के द्वारा भी अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति जो है वो अपने पद से क्या है, हट जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं राष्ट्रपति पर क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से। राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं, त्याग पत्र के माध्यम से स्वेच्छा से पद खाली कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको देंगे, वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति किसको देंगे अपना त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति को देंगे। ये चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए वही चीज, महाभियोग प्रस्ताव क्या है, संसद के किसी भी सदन में क्या है, लाया जा सकता है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो महाभियोग प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में क्या है, लाया जा सकता है। अब संसद के किसी भी सदन में, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं भी लाया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ये चीज आपको क्लियर हो गया। फिर क्या होगा, महाभियोग प्रस्ताव, महाभियोग जो प्रस्ताव है, महाभियोग प्रस्ताव लाने की क्या है, शर्तें क्या है। ठीक है, महाभियोग, महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए शर्तें क्या है, ये चीजें हो गई है। तो जो महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए शर्तें क्या है, इम्पीचमेंट कैसे होगा, पहला कंडीशन यही है, सदन की कुल सदस्य संख्या के, सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव होने चाहिए। ठीक है, कि जो महाभियोग प्रस्ताव है उस पर क्या है, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर क्या है, ऐसे प्रस्ताव के बारे में राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या सूचना दिया जाना चाहिए। तो ये है कि उस सदन के द्वारा क्या है, उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति को भी सूचित किया जाएगा कि आप पर महाभियोग लगने जा रहा है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर क्या होगा, फिर ये चीजें है, प्रस्ताव क्या है, सदन में रखा जाता है, चाहे वो लोकसभा में रखा जाएगा या राज्यसभा में रखा जाएगा, कहीं भी रखा जा सकता है। फिर प्रस्ताव सदन में रखा जाता है, फिर प्रस्ताव पे क्या होती है, वोटिंग होती है। प्रस्ताव पे क्या है, वोटिंग होती है। वोटिंग किस तरीके से होगा, देखिए, वह प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा क्या पारित किया जाना चाहिए। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर अगर उस सदन में पारित हो गया तो दूसरे सदन में जाएगा, फिर दूसरे सदन में प्रस्ताव रखा जाता है, फिर वहां भी सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा क्या है, उसे पारित किया जाना चाहिए। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। दूसरे सदन में क्या होता है, दूसरे सदन क्या है, जो आरोप लगा है संविधान के अतिक्रमण का राष्ट्रपति के ऊपर, वह जांच करता है। अगर दोष सही पाया जाता है तो वह भी क्या है, उस प्रस्ताव को क्या है, कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित करके
प्रावधान करती है और प्रभावित तिथि से क्या है, राष्ट्रपति क्या है, अपना पद अपना जो पद है क्या है, खाली कर देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, ये चीजें। हालांकि जब दूसरे सदन में जब प्रस्ताव जाता है तो वहां राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं, वहां अपनी उपस्थिति के माध्यम से या अपने किसी के माध्यम से जो है, किसी अन्य के माध्यम से जो है अपने पक्ष, अपने विचारों को जो है, अपनी बातों को क्या है वहां पर रखने के लिए वे स्वतंत्र हैं दूसरे सदन में। और यहाँ पर एक चीज और आपको विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों, महाभियोग में जो होता है मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। जो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो कहा गया, देखिए कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होनी चाहिए, तो इसमें जो मनोनीत सदस्य भी क्या है भाग लेते हैं। ये चीज इसलिए आपको ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि मनोनीत सदस्य जो होते हैं, जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं, मनोनीत जो सदस्य होते हैं, वे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो निर्वाचन मंडल में मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होते हैं, लेकिन उनके हटाने की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य क्या है, शामिल है। और इन कौन से मनोनीत सदस्य हैं, संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जो संसद के मनोनीत सदस्य हैं, जो संसद के मनोनीत सदस्य हैं, वे क्या है शामिल होते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य वही जो राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं, वे इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। महाभियोग में मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन जब उनको हटाने, राष्ट्रपति को हटाने की बात होती है तो उसमें मनोनीत सदस्य क्या है, शामिल होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट यहाँ से और भी ध्यान में रख सकते हैं, जो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वे भी क्या है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में कहीं शामिल नहीं है, लेकिन उनको निर्वाचन की प्रक्रिया में, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में जो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य थे और जो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे, वे निर्वाचन की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को निर्वाचित करने में शामिल थे, लेकिन उनके हटाने की प्रक्रिया में नहीं शामिल है। तो ये बारीकी आपको ध्यान रखना है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बातों को, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हम लोगों ने दोस्तों आज राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से हम लोगों ने देखा आज इस सेशन में हम लोगों ने। और अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक जो है राष्ट्रपति के बारे में प्रोविजंस किया गया है, और उसमें जो बातें थी विस्तार से उन चीजों को हम लोगों ने देखा। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की रीति है, जो अनुच्छेद 55 में दिया गया है, उसको हम विस्तार में देखेंगे अगले क्लास में, क्योंकि ये चीजें थोड़ा सा है जटिल प्रक्रिया की। जो निर्वाचन कोटा है उस यहाँ पर हमने आपको बताया है, अब समझ गए होंगे, लेकिन यह है कि इसके लिए हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। इसमें जिस तरीके से जो निर्वाचन किस तरीके से होता है, मान लीजिए यहाँ पर समझाए हैं आपको हम ये चीजें, क्योंकि ठीक है, तो ये चीजें आप देख लेंगे। तो इस प्रकार इस सेशन में हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखा, जो बेसिक था है, और जहाँ पर चीजें आ सकती हैं प्रश्न, वो भी आपको हाईलाइट किए। और यहाँ से जो प्रश्न आते ही हमारी प्रेसिडेंट से, तो ठीक है दोस्तों, फिर इसको आप रिवाइज कर लेंगे। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और ये सब चीजें बात की है हम लोगों ने। फिर यहाँ पर अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ के रक्षा बलों का जो सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति में क्या होता है, निहित होता है। भारत में संघ की संकल्पना अपनाई है। भारत में एक सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, एक सशक्त केंद्र है जहाँ पर केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं, जिससे कि भारत की जो एकता अखंडता क्या अछूत बनी रहे। ये सब चीजें हैं। भारत में अपनी परिस्थितियों के आधार पर क्या प्रशासनिक जो सुविधा के आधार पर क्या भारत में अपनी व्यवस्था, अपना जो संघात्मक ढांचा के अनुरूप जो है ढाला गया है। ये चीजें आपको मालूम है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है, तो यहाँ पर ये चीजें आप देख लेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में ये लोग शामिल है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब जो है विधानसभा के सदस्य का मतमूल कैसे निकाला जाता है, ये जो फैक्ट आपको बताया है याद कर लीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ पर ये चीजें आपको समझाए थे। फिर यहाँ पर संसद सदस्य के मत का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य वो किससे भाग करेंगे, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से। ये सब चीजें निकल आते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा चीजें आप। फिर यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए
क्या है, निर्वाचित होने के लिए जो निर्वाचन कोटा की बात की गई, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। और राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन मंडल किस तरीके से वोट देता है, वरीयता क्रम के आधार पर पसंद देना पड़ता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। जितने राष्ट्रपति पद के लिए एक राष्ट्रपति का कितना पद, एक पद है, और उसके लिए जितने उम्मीदवार उठे रहेंगे उतना क्या है, वरीयता क्रम के आधार पर देते। अगर 4 उम्मीदवार उठे हैं तो जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं वे अपना वरीयता देते हैं, 1 नंबर का पसंद, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरीके से हैं चीजें। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संग्रहणीय मत है, वही जो सिंगल वोट के आधार ट्रांसफर करता रहता है, तो इस तरीके से जो है आपको बताए हम। और फिर यहाँ पर वही राष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष कार्यकाल होता है। और पदावधि क्या है, त्याग भी सकते हैं अपना एक त्याग पत्र, किसको देंगे, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र किसको देते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। तो राष्ट्रपति त्याग पत्र जो है, राष्ट्रपति त्याग पत्र अपना किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। तो ऐसा प्रश्न आता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रेसिडेंट को अगर अपना त्याग पत्र देना है तो किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। और वाइस प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, संबोधित करके राष्ट्रपति को देते हैं, चीजें हैं। फिर हम लोगों ने कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, अभी तक राजेंद्र प्रसाद केवल 2 बार चुने गए, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यता है होनी चाहिए, ये चीजें आप देख लीजिएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर शर्तें क्या होनी चाहिए, सेवा शर्तें, ये सब चीजें आप यहाँ पर देख लेंगे। और फिर यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा शपथ भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाया जाता है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और फिर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग किस तरीके से लगाया जाता है, ये चीजें आप देख लेंगे, ये सब चीजें आप समझ लीजिएगा यहाँ पर। और अगर बात करें कि भारत के ऐसे जो कार्यवाहक जो न्याय मतलब अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें, भारत के ऐसे कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जो राष्ट्रपति का पद धारण किए हुए हैं, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का भूमिका निभाए हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो भारत के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं, तो वे क्या है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। ये उस समय थे जब भारत के राष्ट्रपति का भी पद रिक्त था और उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त था। तो ये प्रोविजंस दिया गया है कि जब राष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है या अनुपस्थित है, तब राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ऐसा अवसर उनको मिला है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी को मिला था। ये चीजें आप देख लेंगे। फिर अगर बताएं आपको, भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए थे, पहली बार निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति, निर्विरोध चुने गए भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो एक ही राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। कौन है दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। और वहां पर ऐसे राष्ट्रपति जिनके लिए द्वितीय चक्र की मतगणना की गई थी, वह क्या थे, वीवी गिरी थे। ये चीज आपको क्लियर हो गया। और निर्विरोध चुने गए भारत के राष्ट्रपति कौन थे, वह क्या थे, पहले कौन थे,
यही है, ही पहले है और अंतिम है, अभी तक यही है और कोई नहीं बन पाया है। तो नीलम संजीव रेड्डी क्या है दोस्तों, निर्विरोध चुने गए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के प्रथम राष्ट्रपति ऐसे थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ये चीज आपको निर्विरोध ध्यान देना है, निर्विरोध मतलब इनकी विपक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात किया जाए, सर्वप्रथम कौन, ये चीजें देखें, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी बताइए? फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट कौन था? फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट कौन थी दोस्तों? तो प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद अगर दोस्तों बात किया जाए वर्तमान अक्टूबर 2024 की स्थिति की बात किया जाए तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 2024 में। तो वर्तमान में अक्टूबर 2024 में बात किया जाए भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति कौन है बताइए दोस्तों? वर्तमान में अक्टूबर 2024 में बात किया जाए तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू। और भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति, अगर पहले राष्ट्रपति की बात की तो जानते हैं हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल पूरा किए, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ये चीजें भी हम लोग देख लेते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। तो ये 2 बार पद धारण किए हैं, 2 बार क्या है, पद को धारण किए, 2 बार पद धारण किए, ठीक है। 2 बार राष्ट्रपति के पद को यह धारण किए, ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। साथ ही के बारे में भी ध्यान होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो भी संविधान सभा के द्वारा, और 2 बार जो है जो निर्वाचन प्रक्रिया है संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है इलेक्टेड किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, ठीक है। तो 2 बार ये चीज क्लियर हो गया आपको। और इसके बाद इसी में अगर देख लिया जाए द्वितीय चक्र की मतगणना से कौन विजयी हुए थे, तो प्रथम चक्र की मतगणना में रिजल्ट ना आने के कारण जो निर्वाचन कोटा होता है वह किसी उम्मीदवार को भी नहीं मिला। तो द्वितीय चक्र की मतगणना होती है तो उसमें क्या है, वीवी गिरी जो है चुनाव जीतते हैं। तो ये चीजें मालूम होनी चाहिए। द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद, द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद, द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति, तो द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। कौन थे दोस्तों? वीवी गिरी। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और जैसा आपको हम बताएं जो राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत हस्तांतरण जो प्रणाली है उसके तहत, तो जो निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं, जो निर्वाचक गण होते हैं, वे राष्ट्रपति पद के लिए जितने उम्मीदवार हैं उनको क्या है वरीयता क्रम देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर प्रेफरेंस देते हैं। और जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है
चक्र की जो मतगणना होती है उसमें जो प्रथम वरीयता के वोटों को गिन लिया जाता है। अगर कोई निर्वाचन कोटा प्राप्त कर लेता है तो उस उम्मीदवार को राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर पहले मत चक्र की मतगणना में निर्वाचन कोटा कोई नहीं प्राप्त कर पाता है, तब द्वितीय चक्र की मतगणना प्रारंभ होती है। उसमें जो न्यूनतम मत मूल्य प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। उसके जो वोट को अन्य जो सदस्यों में क्या है, अन्य जो उम्मीदवार हैं उसमें क्या है, शेयर कर दिया जाता है। उसी के लिए कहा गया है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल मत जो होता है हस्तांतरित प्रणाली, इसीलिए उस चीज को कहा गया है सिस्टम में। और उसके बाद जो सेकंड वरीयता के आधार पे वोट जो होता है उनको जो है अन्य उम्मीदवारों में क्या है, बांट दिया जाता है। फिर द्वितीय चक्र की जब मतगणना में जो जिस व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त हो जाता है वे क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाते हैं। और उसी क्रम में देखते हैं जब द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी थे। भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद निर्वाचित हुए थे। वे कौन है, वीवी गिरी। ये चीज आपको ध्यान में रखना इस फैक्ट को। फिर भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये जो है 2 बार कार्यकाल धारण किए हैं, एक बार 1952 से 1957 तक, फिर 1957 से लेकर 1962 तक। तो ये जो है 10 वर्षों का कार्यकाल निर्धारित, मतलब चुन कर आए हैं, निर्वाचित किया गया है इनको, ठीक है। और ये पहले राष्ट्रपति थे जिसे संविधान सभा के द्वारा निर्वाचित मतलब मन किया गया था। जैसे संविधान सभा जो थी उसमें विधायिका का रूप मतलब शक्तियां थी, तो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जो है 24 जनवरी 1950 को किया है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को घोषित किया जाता है। फिर उसके बाद जो चुनाव की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, उसके माध्यम से 1952 में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुनकर आते हैं। फिर 1957 तक कार्यकाल रहता है, फिर चुनाव होता है, फिर जो है ये राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो इस प्रकार 1962 तक जो है ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो ये चीज मालूम होना चाहिए। द्वितीय चक्र की जो मतगणना के बाद निर्वाचित राष्ट्रपति वीवी गिरी जी थे, ये भी चीज आपको क्लियर होगी। और यहाँ पर भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह क्या है, पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान में अगर हम बात करें अक्टूबर 2024 की स्थिति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति कौन है, वह द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो भारत की क्या है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, ये चीज ये हो गया। फिर आपको यहाँ बताया निर्विरोध चुने गए भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के ऐसे कौन राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, तो ऐसे पहले राष्ट्रपति एक ही है, मात्र राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। और भारत के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर कोई कार्य किया है तो वे कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उस समय भारत के चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त था, अनुपस्थिति थी। इस वजह से ये जो है कार्यवाहक मुख्य है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार जो है ग्रहण किए हैं। तो ये फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर जो ये चीजें फैक्ट हम लोग आपको बताया, ये चीज आप यहाँ पर देख लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इस सेशन में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान थे उसको हम लोगों ने देखा है, और इसको रिवाइज कर लेंगे वीडियो, तो आपको जो है बेहतर स्थिति में होंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।